नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 राज्यों में 91 एफएम ट्रांसमीटर लॉन्च किए। रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। तो बता दें कि रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। पीएम मोदी देश की जनता को संबोधित भी उन्होंने किया है। लॉन्च के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपेंशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया एफएम की 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। तो बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 राज्यों में 91 एफएम ट्रांसमीटर लॉन्च किए हैं। रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए सरकार ने ये एक बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी देश की जनता को भी संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपेंशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार करने पर इस दौरान जोर दिया है। आपको बताते चले कि 91 रेडियो एफएम ट्रांसमीटर उन्होंने लॉन्च किया है। महत्वाकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इस प्रयास को अंजाम दिया जा रहा है। इसके तहत करीब ऐसे 2 करोड़ लोगों तक रेडियो सेवाएं की पहुंच हो सकेगी जो अभी तक इससे वंचित रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। इससे 18 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों को फायदा होगा। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के प्रसारण के 2 दिन पहले रेडियो सेवाओं का ये विस्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी एक्टिव नजर आ रहे। इसी के चलते सीएम योगी सीतापुर पहुंचे और सीतापुर में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। अभी सुनार में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की बात हुई। अभी दुनिया तो सोच ही रही थी। तब तक अफ्रीकी देश सूडान में जाकर के भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार ने वहां पर राहत अभियान प्रारंभ किया और भारत के नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत पहुंचाने की कार्रवाई को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया। उत्तर प्रदेश के भी अब तक सैकड़ों लोग आ चुके हैं। सरकार की संवेदनशीलता है। जो कार्य आजादी के 65-70 वर्षों में नहीं हो पाया, इन 9 वर्षों में वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हर गरीब को मकान की सुविधा का लाभ मिल जाना, हर गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ मिल जाना,
करोड़ों लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन और विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलना और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उपलब्ध हो जाना, ये नए भारत की तस्वीर है। एक तरफ गरीब कल्याण योजनाएं बिना भेदभाव के गरीब तक पहुंचेगी और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी कार्य, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे बन रही है, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थानों का निर्माण हो रहा है, तो विरासत का भी सम्मान हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की मंदिर निर्माण का कार्यक्रम भी प्रस्ताव पर चल रहा है। काशी चमक चुकी है, अयोध्या नई अयोध्या के रूप में दुनिया के सामने आ रही है। मथुरा वृंदावन का कायाकल्प हो रहा है, अब नैनी सारण्य की बारी भी है। नैनी सारण्य में हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, बहुत शीघ्र नैनी सारण्य से इलेक्ट्रिक बस की सेवा प्रारंभ होने वाली है। इलेक्ट्रिक बस की सेवा, जब इस बस में जाएंगे कोई धुआं नहीं, कोई आवाज नहीं, चुपचाप बस चलती हुई दिखाई देगी। कब लखनऊ आ गया पता ही नहीं लगेगा। सीतापुर वासियों को सौगात मिलने वाली है। हेलीकॉप्टर की सेवा, अभी मुझे यहाँ पे चूंकि मुझे कई सभाओं में जाना है, जैसे मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं, ऐसे ही अगले कुछ महीनों के बाद आप देखेंगे कि आप भी लखनऊ से नैनी सारण्य हेलीकॉप्टर से आएंगे। हेलीकॉप्टर से बहुत सौभाग्य। यहाँ की सड़कों का चौड़ीकरण होगा, नैनी सारण्य का कायाकल्प होगा। लाखों और करोड़ों की संख्या में जब पर्यटक यहाँ पर आएंगे, यहाँ के नौजवान गाइड के रूप में दुकानों को आगे बढ़ाने में, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में, होटल, रेस्टोरेंट, व्यापार यहाँ का फलेगा, पनपेगा, आगे बढ़ेगा। ढेर सारा रोजगार का सृजन होगा। कोई टैक्सी से कमाएगा, कोई गाइड के रूप में कमाएगा, कोई धर्मशाला निर्माण करके, कोई होटल का निर्माण करके, कोई रेस्टोरेंट का निर्माण करके, कोई पूजा सामग्री करके और कोई पूजा करवा करके अपने परिवार का भी पालन पोषण करेगा, साथ साथ विकास में भी अपना योगदान देगा। असम के विद्रोही समूह डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी गुरुवार को सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। शाह ने कहा कि असम में अब कोई आदिवासी उग्रवादी समूह नहीं है। असम में सभी आदिवासी उग्रवादी समूह मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। समझौते के मुताबिक अब नेशनल लिबरेशन आर्मी सरेंडर करेगी और देश के संविधान को मानेगी। जल्द ही 179 DNLA कैडर अपने हथियार और गोला बारूद पुलिस को सौंपेंगे। वहीं केंद्र और राज्य सरकार डिमासा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए देगी। बता दें कि सितंबर 2021 में असम के मुख्यमंत्री ने नेशनल लिबरेशन आर्मी से शांति की मांग की थी। इसके जवाब में DNLA ने एक तरफा संघर्ष विराम को 6 महीने बढ़ाने की घोषणा की। संगठन के चीफ जोहथाई ने असम के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दी थी। दरअसल DNLA पर 26 अगस्त 2021 को डिमासा हसाव जिले में 7 ट्रकों के एक काफिले पर आग लगाने का आरोप लगा था। इसमें 5 लोगों की मौत हुई थी जबकि एक शख्स घायल हुआ था। इसके बाद DNLA ने CM की ओर से की गई शांति की मांग को ठुकरा दिया था। DNLA की स्थापना अप्रैल 2019 में हुई थी। कार्बी आंगलोंग और डिमासा हसाव जिलों के साथ नागालैंड के कुछ क्षेत्रों को भी इसका हॉटस्पॉट माना जाता है। आज असम के सारे विवादग्रस्त और हिंसा में लिप्त संगठनों का इस समझौते के साथ समाप्ति होने जा रहा है। अब असम में एक भी ट्राइबल ग्रुप ऐसा नहीं है जो हथियार लेकर
कैंप लगाकर जंगलों में रहेगा। आज DNLA और DPSC के साथ असम समझौते के साथ ही सारे के सारे ट्राइबल ग्रुप्स आज मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। अपने क्षेत्र असम और भारत के विकास की प्रक्रिया में जुटे हैं। मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि दिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी दोनों ने हिंसा खत्म करने और दिमासा के लोगों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता किया है। ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है और संतोष का। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के धरने का जो छठा दिन है, दिल्ली पुलिस को 21 अप्रैल को नाबालिग समेत 7 महिला खिलाड़ियों की शिकायत देने के बाद भी केस दर्ज नहीं किया गया था, जिसके बाद खिलाड़ियों ने न्याय के लिए मामले की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, जिसकी सुनवाई का दिन आज है। सुप्रीम कोर्ट के अखाड़े में पहलवानों की याचिका पर आज सुनवाई है। अदालत ने खिलाड़ियों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था और इसी बीच पहलवानों ने क्रिकेटर और आपको बता दें कि पीटी उषा ने भी आरोप लगाया, नीरज चोपड़ा ने समर्थन किया है, जयंत चौधरी ने भी पहलवानों का समर्थन किया है। जनता मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों का प्रदर्शन अब भी जारी है। ब्रजभूषण के आपराधिक मामलों से संबंधित जो भी चीजें हैं उनके पोस्टर लगाए गए हैं। पहलवानों ने क्रिकेटर और पीटी उषा अनुराग ठाकुर के सवाल उठाए हैं, अनुराग ठाकुर को लेकर, और तमाम लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। जयंत चौधरी ने भी समर्थन किया है। ब्रजभूषण के आपराधिक मामलों के इस दौरान पोस्टर लगाए गए हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। छठा दिन आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन का है। इसी दौरान नीरज चोपड़ा ने भी समर्थन किया है, जयंत चौधरी ने भी समर्थन किया है। तो वहीं ब्रजभूषण के आपराधिक मामलों के इस दौरान आज जो पोस्टर लगाए गए हैं, आपको बताते चले कि बीते कई दिनों से जारी है प्रदर्शन। अनुराग ठाकुर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताते चले कि जंतर मंतर पर बीते 5 दिनों से लगातार रेसलर्स का प्रदर्शन जारी है और आज छठवां दिन है इस प्रदर्शन का। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार का बयान सामने आया है। लोगों के साथ पुलिस की बर्बरता के विरोध में बीजेपी खड़ी है। उन्होंने उत्तर बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाने की बात कही है। की बाद एक घटनाएं घट रही है और उत्तर बंगाल के बेटियों के साथ एक के बाद एक घिनौनी हरकत हो रही है और तृणमूल कांग्रेस पुलिस जो ट्रिगर हैप्पी पुलिस हो चुकी है और जो उत्तर बंगाल के साधारण नागरिक के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इसके खिलाफ कल 12 घंटे का बंद स्ट्राइक का हमने सर्वात्मक स्ट्राइक का हमने कॉल किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कल पूरे उत्तर बंगाल में हर समाज के हर तबके से हमारा आवेदन है कि आप ये 12 आवर्स जो स्ट्राइक है 12 घंटे का ये जो बंद है, इस बंद में चक्का जाम में आप भी शामिल होइए और इस उत्तर बंगाल के लोगों के ऊपर ममता बनर्जी की पुलिस का जो बेरहमियां चल रही है उसके खिलाफ आप भी आओ। उदयपुर में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने पहुंची पुलिस पर अपराधियों ने हमला कर दिया, जिसमें थानेदार सहित 7 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में एमबी अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं घटना के बाद से ही पुलिस के आला अधिकारियों अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार उनके संबंधित ठिकाने पर छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। दरअसल जिले के मांडवा थाना इलाके में हार्डकोर अपराधी रनिया को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। तभी रनिया गैंग के लोगों के साथ ही 50 से अधिक ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और इस दौरान 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। एमबी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है।
हिमाचल प्रदेश की अत्यधिक प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के बीच देश का पहला निजी खंड रेलवे केबल ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। रेलवे की महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना पर जम्मू कश्मीर में कटरा से रियासी को जोड़ने वाला भारतीय रेलवे पर पहला केबल स्टेड हेड पुल है। इसकी विशेषता ये है कि अधिक गर्मी सर्दी में ब्रिज कि केबल अपना आकार नहीं बदलेंगे, जिससे ट्रेनों का सुरक्षित परिचालन किया जा सकेगा। ब्रिज के केबल विशेष रूप से 15.7 मिलीमीटर व्यास के साथ डिजाइन किए गए हैं। केबल की लंबाई अधिकतम 80 मीटर से 295 मीटर के बीच है। ब्रिज 96 केबल के साथ डिजाइन किया गया है। केबलों का कुल वजन 848.7 मीट्रिक टन बताया जाता है। इसमें शामिल केबल की कुल लंबाई 653 किलोमीटर है। उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल को ब्रिज का अंतिम 96वां केबल लगाने का काम पूरा हो चुका है। ये जून 2022 से अप्रैल 2023 में इस ब्रिज का काम पूरा हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम श्रद्धालुओं के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 7 और भारतीय भाषाओं में स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने कहा कि हम हिंदी और अंग्रेजी में पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। अब हम 7 और भाषाओं में इन्हें जारी कर रहे हैं, जिससे विभिन्न प्रदेशों से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु इन्हें आसानी से समझ सके और अपनी सुरक्षा के लिए एहतियात बरत सके। उन्होंने बताया कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा गुजराती, पंजाबी और बांग्ला, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और तमिल में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान अनेक श्रद्धालुओं को दिल का दौरा पड़ने और अन्य स्वास्थ्य कारणों के चलते जान चली गई थी और इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने यात्रा शुरू होने से पहले ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के समुद्र तल से 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण श्रद्धालुओं को जलवायु अनुकूलन के मद्देनजर कम से कम 7 दिन का कार्यक्रम बनाने की सलाह दी गई है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि तीर्थ स्थलों की ऊंचाई अधिक होने के कारण तीर्थयात्री अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अत्यधिक अल्ट्रा वायलेट विकिरण, कम हवा का दबाव, कम ऑक्सीजन की मात्रा से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए वे यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान पर्याप्त सावधानी बरतें। सूडान में सिविल वॉर के बीच ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को निकाला जा रहा है। इसके तीसरे दिन 246 भारतीयों के दूसरे बैच को आईएएफ के C-17 ग्लोब मास्टर से मुंबई लाया गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरराज कौर बोपाराय इस प्लेन की पायलट थी। वे C-17 ग्लोब मास्टर उड़ाने वाली देश की पहली और एकमात्र महिला पायलट है। इससे पहले बुधवार देर रात 367 नागरिकों का पहला बैच सऊदी अरब के जहाज से नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था। एयरपोर्ट पर पहुंचे लोगों ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।